फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। खबर जगदलपुर से है, माफ कीजिएगा, दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। दंतेवाड़ा में जिस तरह से आरनपुर में नक्सली ने वारदात की थी, उसके बाद हमारे 11 जवान शहीद हुए थे। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के दौरान तमाम जो राजकीय सम्मान के साथ हमारे वीर सपूतों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित बड़ी संख्या में आम जन भी मौजूद थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चौंकाने वाला पहलू भी है। जी हाँ, ये चौंकाने वाला पहलू ये है कि नक्सलियों ने इन वीर सपूतों को अपने ही गांव में अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। उनके द्वारा धमकी दी गई कि इन वीर जवानों का अपने ही गांव में अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। और देखिए कितने, ये जो गांव की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये वो उस वाहन चालक की गांव की तस्वीरें हैं जहां उनके परिजनों की झोंपड़ी है। आप देख सकते हैं कितने गरीब जो हालातों में वो रह रहे हैं। और नक्सलियों को शर्म नहीं आ रही है, जिन गरीब आदिवासियों के लिए लड़ने की वो यहाँ पर बातें करते हैं, उन्हीं आदिवासियों की हत्या करने के बाद अब उनके अंतिम संस्कार में भी रोक लगा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना के आधार पर नक्सली की सूचना मिली और उस आधार पर यहाँ से हमारे डीआरजी जवान के 2 टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर गए थे और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय ये घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारे डीआरजी के, एक सिविलियन की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति। और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चलिए, इस पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र वाजपेयी जी। राजेंद्र जी, ये किस तरह का ये नक्सलियों की क्रूरता है कि जवानों के अंतिम संस्कारों के लिए भी रोका जा रहा है? और बहुत बड़ी क्रूरता है कि जो जवान शहीद हो गए हैं उनको भी अंतिम क्रिया के लिए वो गांव में आने से रोका जा रहा है। और इन अमानवीय लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जब ये
कि इनकाउंटर होता है और इनकाउंटर में जब कुछ हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनके शवों को भी ये बुरी तरह पैरों से और जूतों से कुचलते हैं, तो इनसे हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। हालांकि हमारे समाज में बुरे से बुरे व्यक्ति को भी स्वर्गीय ही कहा जाता है मौत के बाद में, मगर इनसे तो वो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, क्योंकि ये मानवीयता का इनमें कोई गुण है ही नहीं है। तो ये आखिर में जब इस गांव के लोगों को ये बताया गया, उन नक्सलियों ने फरमान जारी किया, तो गांव वालों ने ये जो मृतक के परिजन हैं उन लोगों ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये तय किया कि जो उनके घर के लोग जिनकी शहादत हुई है उनका अंतिम संस्कार दंतेवाड़ा के कादली स्थित जो पुलिस लाइन है वहां किया जाए, वरना हो सकता है कि इसका खमियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़े। तो अब हमारे घर का बच्चा तो चला ही गया है, दूसरे के घर के बच्चों को क्यों इस तरीके से हम हलाल होते देखें। तो ये गांव वालों की, जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, जिनको हम अशिक्षित मानते हैं, उनमें इतनी बड़ी उनका इतना बड़ा कलेजा है कि उन्होंने आखिर गम खाकर किसी तरीके से और ये निर्णय लिया है। और ये यहाँ के लोगों की एक खासियत है कि वो अपने गम का बयान नहीं करते हैं। ये कहा जाता है ना कि अपना गम लेकर और कहीं और न जाया जाए, तो इसी तरीके से वो अपने गम को अपने दिलों में छुपा कर रखते हैं और उसको व्यक्त नहीं करते हैं। तो ये नक्सलियों ने जो ये फरमान जारी किया है वो समझ के बाहर है और ये निंदनीय भी है। जी बिल्कुल निंदनीय है, आप सही कह रहे हैं राजेंद्र वाजपेयी जी, लेकिन हम अपने वीर सपूतों को कहेंगे कि पूरी धरा आपकी है, भारत का कण कण जो है वो आपका जो है आभारी है, और ये पूरी की पूरी धरा आप ही की है। आपका अंतिम संस्कार कहीं भी हो, निश्चित तौर पर हम सभी उसके लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं और हम अपनी श्रद्धांजलि भी आप सभी को अर्पित करते हैं। आपने हमें जानकारी दी राजेंद्र वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली वारदात के बाद जवानों का अंतिम संस्कार किया गया। दंतेवाड़ा में आरनपुर में ये नक्सली हमला हुआ था जिसमें 11 जवान शहीद हुए थे। ये डीआरजी के जवान थे, यानी कि वहीं के लोकल जो युवा थे उन्हें वर्दीधारी जवान बनाया गया था और वो इस वारदात में शहीद हुए थे। मध्य प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स यानी कि जातिगत राजनीति अब चरम पर दिखाई दे रही है। हम इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले देखा करते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी जातिगत राजनीति अब खुलकर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेगमगंज सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में आज यादव समाज ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि यादव समाज के इस प्रदर्शन के दौरान या यूं कहे सम्मेलन के दौरान एक ही मंच पे यादव समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी एक साथ नजर आए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव सहित कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सचिन यादव, हर्ष यादव भी यहां पर मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह बड़े राजा के लिए भी यहां पर एक लॉबिंग होती नजर आई और यहां पर कहा जा सकता है कि एक टिकट की मांग को लेकर भी यहां पर कहा गया कि इस सिलवानी विधानसभा क्षेत्र से यादव समाज को टिकट मिले। हम सचिन यादव जी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा वो बाइट भी हम आपको सुनाते हैं। यादव समाज की जो संख्या है, अगर पिछड़े वर्ग की हम बात करें तो पिछड़े वर्ग में सबसे बड़ी तादाद अगर किसी की है तो यादव समाज की है। और अगर हम मध्य प्रदेश की परिक्षेत्र में हम लोग बात करें तो यादव समाज के हमारे जो साथी हैं लगभग हर विधानसभा में निर्णायक भूमिका में है। तो निश्चित रूप से संख्या के आधार पर हमारे जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, उन लोकल लीडर्स की ये चाहत है, उनकी ये सोच रहती है कि क्योंकि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और में नेतृत्व क्षमता है, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ऐसे चेहरे हैं, जहाँ जहाँ ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको निश्चित रूप से जो है आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उनको निश्चित रूप से राजनीतिक अवसर भी मिलना चाहिए। यादव समाज। चलिए, सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के। सचिन जी, पब्लिक फर्स्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। सचिन जी, पहले भी हमने देखा है कि यादव समाज भोपाल में भी इस तरह का सम्मेलन हुआ था, तब भी चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो एक मंच पर आए थे। एक बार फिर हम देख रहे हैं, इससे पहले आपके गांव में अखिलेश यादव जी भी आए थे, स्वर्गीय सुभाष यादव जी के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उस समय भी एक बड़ी तादाद में लोग जुटे थे और अब एक बार फिर रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में यादव समाज का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया है। असल मकसद क्या है
नहीं देखिए, हर समाज के जो है इस प्रकार के सामाजिक आयोजन होते रहते हैं और जो काफी सारे लोग हैं जो समाज सेवा का काम लगातार करते रहते हैं और जिनमें कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता भी होती है। ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं ख्वाहिश रहती है कि वो राजनीतिक जीवन में भी जो है अपना भाग्य आजमाएं और चूंकि यादव समाज जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग में एक सबसे बड़े समूह के रूप में जो है यादव समाज पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में उनकी संख्या है और ऐसे में मैं समझता हूं कि सिर्फ यादव समाज ही नहीं, अन्य जो हमारे वर्ग के लोग हैं वो वर्ग के लोगों की जो चाहत रहती है, उनकी ये भावनाएं रहती है कि वो भी जनसेवा में जो है अपना भाग्य आजमाने का काम करें और इस प्रकार के कार्यक्रम जो है लगातार सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं। सचिन जी, लोकल स्तर पर ये बातचीत चल रही है कि दिग्विजय सिंह जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक थे, उनके लिए टिकट की मांग को लेकर ये शक्ति प्रदर्शन किया गया। नहीं, ऐसा तो कुछ प्रतीत नहीं होता है कि सामाजिक कार्य जो है हमारे जो सामाजिक संगठन के जो लोग होते हैं वो लगातार पूरे मध्य प्रदेश में कार्य करने का काम करते हैं, समाज को कहीं ना कहीं संगठित करने का, समाज को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम करते हैं और निश्चित रूप से समाज में जहाँ पर बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर यादव समाज के जो मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं और ऐसे जगहों पर जहाँ पर लोगों में नेतृत्व क्षमता हो, लोगों में जन सेवा की भावना हो और अगर वो राजनीति को अपने सेवा का माध्यम बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें किसी प्रकार की कोई इसमें गलत बात नहीं है। वो एक आखिरी सवाल सचिन जी, आप एक युवा नेता हैं और सबसे कहा जा सकता है युवा कृषि मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। हालांकि इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता, कोई नया पहलू नहीं है, भारतीय राजनीति में जातिगत आधारित राजनीति होती रही है और ये किसी एक पार्टी विशेष की रणनीति नहीं रही है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करती रहे। लेकिन एक युवा नेता होने के नाते इस जातिगत पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसको किसी जाति या किसी समाज से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो समाज सेवा करने का काम लगातार कई समय से कर रहे हैं, वो अगर राजनीति को अपना सेवा का माध्यम बनाने का काम करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है और उसको हर चीज को सामाजिक चश्मे से मैं समझता हर चीज को सामाजिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन यादव जी, पब्लिक फर्स्ट से अपने विचार साझा करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव हमसे जुड़े थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक सामाजिक कार्य है, समाज के सभी कार्य सभी वर्ग के लोग आगे बढ़ाने के लिए, समाज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस तरह से देश भी प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। अगर किसी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, राजनीति करने की क्षमता है तो उसे भी आगे आना चाहिए और अगर इस तरह के मंच में अगर किसी क्षमतावान किसी व्यक्तित्व को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। खबर उज्जैन से है। उज्जैन के प्रसिद्ध मां हरसिद्धि मंदिर प्रांगण में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मंदिर प्रांगण में मौजूद दीपमालिका के ऊपरी हिस्से में आग लगी। तस्वीर आप देख सकते हैं। मंदिर परिसर में ही मां हरसिद्धि का जो दीपमालिका है वहाँ पर प्रतिदिन संध्या को यहाँ पर दीपमालिकाएं सजाई जाती हैं, लेकिन उससे पहले करीब दोपहर 1 बजे के करीब की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे लपटें उठने लगी तो लपटें देखकर जो है लोग चौंक गए कि आखिर ये कोई चमत्कार है या आग लगने की आखिर वजह क्या है। ये इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन के प्रसिद्ध हरसिद्धि मंदिर की तस्वीरें हैं। चलिए हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता उज्जैन से अभय तिवारी जी जुड़े हैं। अभय जी,
आग लगने की कारणों का कुछ खुलासा हो पाया है? कैसे आग लगी, किस तरह से हुआ ये? आशुतोष जी, ये लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास की घटना है। पहले तो वहां पर जो दीप मालिका, उसके शीर्ष पर पहले धुआं उठा और फिर धीरे धीरे वो लपटें उठने लग गई। और इस तरीके का माहौल वहां पर जब दिखा तो कोई इसको चमत्कार मान रहा था, कोई घटना दुर्घटना मान रहा था। और फिर बाद में जो है फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया गया वहां पर और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तो वहां के जो मंदिर के जो जुड़े हुए लोग हैं, वहां के उन लोगों से जब हमारी चर्चा हुई तो उनका ऐसा कहना था कि क्योंकि कल जब दीपमाला जलाई गई थी और शाम को बारिश होने की वजह से वो जो दीपक थे वो बुझ गए थे, तो उनका जो तेल था वो बहकर नीचे चला आया था। और बाद में किसी ने शायद नीचे जो है वो दीप में आग लगाई होगी, किसी दीपक पे को आग लगाई होगी, तो उसमें से आग जो नीचे से जलते जलते धीरे धीरे वो ऊपर पहुंच गई। ऐसा वहां के लोगों का कहना है कि संभावना ऐसी हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि शायद ये धूप में मतलब तेज गर्मी की वजह से संभवतः आग लगी होगी। लेकिन चूंकि कल से लेकर आज तक तो उज्जैन में बादल है, तो ऐसी कोई गर्मी नहीं, मौसम बिल्कुल ठंडा है, तो वो वाली संभावना है तो लगभग शून्य है। तो आग कैसे लगी इसको लेके बहुत स्पष्ट कारण तो सामने नहीं आया, बस सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही है। मंदिर के कुछ जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि संभावना ये है कि शायद अंदर नीचे किसी ने दीप जला दिया और वहां से आग जो है वो चलते चलते ऊपर तक चली गई। लेकिन ये भी ऐसा एकदम माना नहीं जा सकता कि इतने ऊपर तक जो है वो आग कैसे चली गई। पर कुल मिला के ये है कि जब ये घटना हुई तो आसपास के काफी लोग वहां पर मौजूद थे और उनको जो है कई लोग तो जो है वहां एकदम नतमस्तक हो गए, क्योंकि हरसिद्धि जो है वो जो हमारे देश के 51 शक्तिपीठ है उसमें उनकी गिनती होती है। यहाँ पर सती माता की कोहनी गिरी थी तो उसका बड़ा महत्व है। यहाँ पर तंत्र साधनाएं भी यहाँ पर होती हैं, नवरात्रि के अंदर भी भारी भीड़ यहाँ पर लगती है। तो यहाँ पर उनके प्रति आस्था का भाव तो है, तो सब अपने अपने तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। पर यह है कि आग तो लगी है और उसने आके फायर ब्रिगेड ने उस पर आग पर काबू भी पाया है। आशुतोष जी, कुछ मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी तरफ से भी कुछ बयान आए कि कैसे उनकी क्या आंकलन है इस घटना को लेकर? जी हमारी उनसे चर्चा हुई थी। वहां पर जो राजेश पुरी महाराज है उनसे हमारी चर्चा हुई थी। तो हम लोगों ने जब उनसे पूछा कि ये आग लगने की कारण क्या, तो उन्होंने कहा कि 2016 के अंदर भी इस तरह की एक घटना हुई थी कि नीचे जो है वो किसी ने दीपक में आग लगा दी थी और चूंकि ऊपर से नीचे तक दीप मालाओं में तेल होता है तो कई बार जो है वो नीचे से आग पसरते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है। तो उनका ऐसा कहना है कि संभवतः ये आग उसी की वजह से लगी है। आशुतोष जी, चलिए ठीक है। अभय जी आप बने रहेगा, हम दर्शकों को एक खबर और बताएंगे, उज्जैन से ही संबंधित है। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में आय दोगुनी हो गई है और दोगुनी होने की वजह से महाकाल मंदिर परिसर में फर्जीवाड़े रोकने के लिए पंडे पुजारी को अब आई कार्ड भी जारी होंगे। तो महाकाल मंदिर परिसर से ये बड़ी खबर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अभय जी क्या है ये पूरा का पूरा मामला जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है? कई महीनों के दौरान ऐसी तमाम तरह की घटनाएं सामने आई हैं कि एक फर्जी जो है वो उसके भस्मारती पास के जरिए कोई अंदर चला गया या वो जो है वो शीख दर्शन के फर्जी कागजों के साथ अंदर चला गया। तो इसी लगातार सतत इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। तो कई बार ऐसा हो रहा था कि कोई पुजारी के वेश में चला जा रहा है, क्योंकि पुजारी का वेश बनाने के लिए कोई बहुत कुछ तो करना नहीं होता, 16 पहना, एक रंगीन कुर्ता पहना और अंदर चलेगा किसी को लेके। तो लगातार जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी और कुछ लोग निशाने पर भी आए, हालांकि मंदिर प्रशासन ने ऐसा किसी का नाम चिन्हित नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ काफी पहले कई बार जो लोग पकड़े जा चुके हैं इस तरह के अवैध रूप से अंदर मंदिर में दर्शनार्थी को ले जाते हुए, भस्मारती करवाते हुए। तो कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्योंकि मंदिर के जो पंडे पुजारी हैं या उनके जो परिवार है उनका बेरोक टोक आना जाना है और चूंकि वहाँ के लोग भी उनको जानते पहचानते हैं तो कोई रोकता नहीं है। तो ये धंधा लंबे समय से चला आ रहा है। अबे जी काम करते हैं, मंदिर प्रशासक संदीप सोनी जी की बाइट भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। क्या कुछ कहना है मंदिर प्रशासक संदीप सोनी जी का? करवाई है, लोग दर्शन करते हैं और उससे चूँकि IT जब भी यूज़ होता है तो कन्वीनियंस बढ़ता है, लीकेजेस कम होते हैं, उसका फ़ायदा सीधे मंदिर को हुआ है। यदि हम देखें तो लगातार महाकाल महालोक लोकार्पण के पश्चात मंदिर के जो टिकट है उसकी आय में वृद्धि हुई है और साथ ही जो हमारी दान पेटियाँ हैं उसकी आय में वृद्धि भी हुई है। यदि मैं टिकटिंग की बात करूँ तो ये जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पिछले महीने लगभग ये 6 से 7 करोड़ के आसपास रहा है टिकटिंग का ही। जो दान पेटी में आय होती है वो भी बड़ा है, हमारा लगभग 2.5 से 3 करोड़ प्रति माह हो गया है।
लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए जो प्रति माह सभी दान पेटियाँ हों या जो हमारी दर्शन व्यवस्था है उससे आय धीरे धीरे बढ़ते अभी वर्तमान इस माह में इतनी पहुँच गई है। और ये भी बताना चाहूँगा कि चूँकि महाकाल लोकार्पण के पश्चात दर्शनार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसके लिए हाउसकीपिंग हो, सिक्योरिटी हो या फिर CCTV सर्विलेंस हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको बढ़ानी पड़ी हैं। और जो हमारा मंथली एक्सपेंसेस है जो पहले 2-2.5 करोड़ रुपये हुआ करता था, वो भी आज की डेट में 5 से 6 करोड़ रुपये प्रति माह हो गया है। तो प्रभु बाबा महाकाल की कृपा है कि जितने हमारे डेली महीने के एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसी मात्रा में दान राशि आ रही है, तो मंदिर को बड़े आसानी अच्छे तरीके से चलाने में फ़ायदा हो रहा है। साथ ही जो हमें कुछ जो राशि कुछ बचती है उससे भी आप देखेंगे तो हम लोग नंदी हॉल का रिनोवेशन है या फिर मंदिर परिसर का रिनोवेशन है, जो पूरा मंदिर परिसर में फसाड डेवलपमेंट हो रहा है उसका काम है, या फिर जो एक नया टनल बना रहे हैं सावन माह के लिए अधिक से अधिक संख्या में एक साथ लोग दर्शन कर पाएंगे, वो फिर इसी प्रकार के जो हमारा दान राशि आ रही है उससे हम खर्चा करें। तो अभय जी, जिस तरह से श्री महाकाल लोक का निर्माण हुआ है उस हिसाब से चंदा भी आ रहा है और चंदे का इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से किए जाने का दावा यहाँ पर मंदिर प्रशासक कर रहे हैं। जी, दर्शन सुविधाओं में कुछ इजाफा हुआ है, क्योंकि दर्शन को लेकर अक्सर जो आम यात्री कहते हैं कि साहब हमें दर्शन मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है या फिर VIP दर्शन की वजह से आम लोगों के दर्शन में दिक्कत होती है, इस तरह की जो शिकायतें हैं उसमें कुछ इसमें निराकरण हो पाए? आशुतोष जी, ये मसला अपनी जगह आज भी वहीं का वहीं कायम है जो जहां पहले था। VIP दर्शन को लेकर जो है कई बार विरोध के स्वर उठ चुके हैं और वो तो सतत जारी है। लेकिन बड़ा काम जो इस समय मंदिर प्रशासन ने किया है वो ये किया है कि पंडे पुजारियों के लिए उन लोगों ने आई कार्ड जारी किए जो अब आज तक कभी नहीं हुआ था। तो इससे ये होगा कि एक तो अवैध रूप से जो लोग अंदर जाते हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे, और कोई भी चला जाता था किसी के साथ में तो उसका जाना बंद हो जाएगा। और निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा फायदा जो मिलने वाला है वो मंदिर की आय को होगा, क्योंकि ये प्रायोगिक तौर पर इन्हें शुरू कर दिया था। इसलिए आप जो देख रहे हैं नतीजे आ रहे हैं कि पहले 2 से 2.5 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए की आय होती थी, अब उसके जस्ट डबल हो गई, 6 से 7 करोड़ रुपए की आय आने लग गई। तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं चोरी तो हो ही रही थी। यानी जो लोग थे जो अंदर जा रहे थे वो श्रद्धालुओं की जेब से जो पैसा जा रहा था वो दान पेटी में न जाते हुए उनके घरों में पहुंच रहा था, उनकी बैंक बैलेंस में पहुंच रहा था। तो ये एक बड़ा काम तो देखने में आया। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि मंदिर प्रशासन ने प्रति पुजारी के 3 प्रतिनिधि नियुक्त करने की बात कही है। हमारी जब उनसे बात हुई थी आज तो उन्होंने कहा कि सब एक पुजारी के 3 प्रतिनिधि रहेंगे, जबकि महाकाल मंदिर एक्ट ये कहता है 1982 का कि उसमें सिर्फ एक पुजारी प्रतिनिधि ही नियुक्त हो सकता है। तो ये मंदिर एक्ट के विरुद्ध जाके अगर ये 3 प्रतिनिधियों को अगर वहां नियुक्त करते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा मसला होने वाला है। आशुतोष जी, बहुत सही बात कह रहे हैं कि एक बहुत ही ये समस्या और विकराल हो सकती है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अवस्था भी फैल सकती है। लेकिन अभय जी, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आप आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभय तिरवार, न्यूज़ एडिटर, पब्लिक फर्स्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर खरगोन से। पटवारी शब्द अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक भ्रष्टाचार का प्रतीक जैसा बनता जा रहा है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पटवारी पे जिस तरह से लोकायुक्त के छापे पड़ रहे हैं उसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण कार्य, कई जो ईमानदार पटवारी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बीच में जिस तरह से जो लगातार ये जो घटनाक्रम सामने आते हैं, जो छापामार कार्रवाई होती है, तो वो सोचने में मजबूर कर देती है आखिर पटवारी जैसे पद में इतने रहते हुए करोड़ों रुपए की आय कैसे कमा ली जाती है। वो कौन से ऐसे धतकर्म हैं जो इस तरह से करोड़ों रुपए जो है जनित कर लेते हैं। ताज़ा मामला खरगोन जिले का है, जहां पर जितेंद्र सोलंकी नाम के पटवारी पर लोकायुक्त छापे में करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। क्या कुछ कहना है लोकायुक्त अधिकारी का, आइए आपको सुनाते हैं। घट्टी में पदस्थ हैं ये पटवारी हल्का नंबर 36 तहसील गोगावा के। इनके यहाँ आज इंदौर लोकायुक्त की टीम द्वारा सर्च की कार्रवाई की गई है आय से अधिक संपत्ति मामले में, जिसमें इनके निवास B6 गौरीधाम कॉलोनी जो है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं अभी, इसमें सर्च की कार्रवाई की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनके जो है ईश्वरी नगर में एक 3 मंजिला मकान जिसमें जो है दुकानें भी इनके द्वारा बनाई गई हैं वो मिला है। राधा वल्लभ मार्केट है यहाँ खरगोन में, उसमें एक दुकान मिली है। इंदौर में जो है चंदन नगर रोड पे जो है
6 दुकानें इनकी पाई गई हैं। इसके अलावा सिलिकॉन सिटी में जो अभी नई पलास परिसर में नई योजना उसमें एक इनका फ्लैट होना ज्ञात हुआ है। इसके अलावा भी जो है इनके द्वारा इनकी बहनों के नाम से अलग अलग जगह जो है संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसकी अभी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उस पर अभी हम लोग सत्यापन की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें मोहन में और महू मांडली में और बिस्थान में जमीन और प्लाट की जानकारी प्राप्त हुई है। तो उसमें अभी हमारी टीम जो है जाके और शुभम हमारे संवाददाता खरगोन से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, ये पटवारी महोदय ऐसा क्या काम करते थे जिसके एवज में इन्होंने इस तरह की काली संपत्ति जो है वो इकट्ठा कर ली? जी आशुतोष जी, बताना चाहूंगा कि मैं गोगांवा तहसील के हल्का नंबर 36 के पटवारी जितेंद्र सोलंकी के निवास पर लोकायुक्त ने छापामारी कार्रवाई की, जिसके बाद उनके पास से करीब 4.5 लाख रुपए नकद व करीब 2.5 लाख रुपए का सोना चांदी की रकम भी जब्त की गई। जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते करते पता चला कि करीब इंदौर में भी इनकी 6 दुकानें हैं। वही इंदौर में एक प्लेट और राधा वल्लभ में दुकान, वह एक 3 मंजिला मकान भी पाया गया। करीब 4 स्थानों पर 22 सदस्यीय टीम ने इस पर कार्रवाई की गई जी। इसके बाद मूल्यांकन में 9 घंटे बाद जांच में आया है कि करीब 2 करोड़ से अधिक आय से ज्यादा संपत्ति का मामला सामने आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम बगलानी इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार अपडेट हमें देते रहिएगा। सियासी बयानबाजी और बयानबाजी के बाद कोर्ट में परिवाद अब एक नया ट्रेंड बन चुका है। लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम राजनेता जब भी ये गलत बयानी करते हैं या ऐसे आपत्तिजनक बयान देते हैं तो अब कोर्ट में भी ये परिवाद दायर किए जा रहे हैं। वो सिर्फ सियासी बयानबाजी का हिस्सा नहीं बन के रह गया है। ग्वालियर में अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट और महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है। ये परिवाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर किया गया है। क्या कुछ कहना है दिग्विजय सिंह के पक्ष में खड़े वकील साहब का, आपको सुनाते हैं। 22/4/2023 को समाचार पत्रों के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें हम लोगों को ज्ञात हुआ कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभारी मंत्री ग्वालियर तुलसी सिलावट एवं महेंद्र सिसोदिया जी तीनों संवैधानिक पदों पर बैठे मंत्रियों ने खुले मंच से पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद वर्तमान में परम आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो कि घोर निंदनीय कृत्य है। इसके एवज में परसों के दिन हम समस्त कांग्रेस लीगल सेल से जुड़े अभिभाषक गणों ने पुलिस थाना इंदरगंज में थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायती आवेदन इनके खिलाफ दिया था। आज हम लोगों द्वारा श्रीमती रूपाली उइके JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष जो है धारा 153 का सेक्शन 499 के तहत एक परिवाद प्रस्तुत किया है। चलिए, तो इस पूरे मुद्दे पर और अपडेट लेंगे हमारे ग्वालियर संवाददाता सुकांत सोनी से। सुकांत, किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया इस परिवाद के बाद देखने को मिल रही है? क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई रिएक्शन आया? अभी बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। पूरा मामला इस तरह से है, अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से एक ट्वीट वॉर शुरू हुआ था, जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस देश के अंदर दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि देश के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें शिक्षकों के हक की लड़ाई उतरने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद अपने वादे से भूल गए। उन्होंने कहा था कि महाकाल सिंधिया जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नेता कांग्रेस में दूसरा पैदा ना हो। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना बयान पलटवार करते हुए देर नहीं करी और पूर्व मुख्यमंत्री पे जुमला करते हुए बोला कि महाकाल से प्रार्थना करी कि उन्हें देश विरोधी होते बताते हुए भारत में पैदा नहीं होने की कामना भी की थी। के बाद कुछ दिनों बाद तुलसी सिलावट जी ने भी दिग्विजय सिंह को
कोरोना बता दिया था। उसके बाद महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी आपत्तिजनक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको लेकर बयानबाजी की थी। उसी के बाद से ये सुर्खियों में ये ट्रेंड बना। उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीगल सेल के अधिवक्ता हैं नितिन शर्मा, उन्होंने सोमवार के दिन इसको लेके एक शिकायत पत्र इंद्रगढ़ थाने ग्वालियर के अंदर पेश किया था। वहां इनकी शिकायत नहीं ली गई। उसके बाद इन्हें 26 तारीख के दिन, गुरुवार के दिन ये जेएमसी कोर्ट के अंदर ये परिवार पेश किया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुकांत सोनी ताज़ा अपडेट के लिए और तमाम जानकारी के लिए। सीधे चलेंगे मंडला, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों से संवाद कर रहे हैं।